चलो बैग में क्या क्या लगता है भाई, इतना भारी बैग ये भारी दिख रहा है। तो कैसे लगता है? So quick India movement. 1942 का देखो क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ दिखाया गया है वॉल्ड कंपाउंड जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई, उसमें आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। चेक करो वॉल्ड कंपाउंड देखा आपने, जिसमें जनरल डायर यस सर, मिल गया। ना। अगला देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है, ए पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। इन पॉपुलर इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन एज डिवाइन बीइंग ऑक्युपाइड ए प्लेस विद इन द pantheon of Indian gods. In this image he is drawing Krishna's chariot. महात्मा गांधी कृष्ण का रथ चला रहे हैं और सारथी बने हुए, और इसमें जवाहरलाल नेहरू आगे खड़े हुए। बोस कहाँ है? बोस सर वो सैनिक यहाँ पे के साथ। सैनिक। ठीक है। और ऊपर से Guiding फूल है। बरसा रहे हैं लोग। हाँ, और ऊपर से कुछ नेता फूल बरसा रहे हैं। स्वराज चितरंजन दास मुंशी, इनका क्या योगदान रहा? वैसे तो ये कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन इनका योगदान क्या रहा? मेजर फिगर इन फ्रीडम मूवमेंट। इट इज लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल, एक्टिव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे इनका एक्टिव योगदान रहा। अगले फिगर में देखो साइमन गोबैक, श्रद्धा साइमन गोबैक के नारे क्यों लगे, इसके बारे में 2 लाइन बताओ। कब लगे और क्यों लगे, बोलो क्यों लगे, ये बताओ तुम्हें। ये लोग ब्रिटिश आ रहे थे इंडिया का गाँव बनाने के लिए, वो चाहते थे कि हमारा गाँव आए। तो इसमें साइमन कौन था? साइमन कौन था मतलब? साइमन तो जॉर्ज साइमन एक व्यक्ति होगा, लॉर्ड साइमन वो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने आया था, तो उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया जाने था। देखो ये फिर अगर सही होगा इसको ठीक से कर दो, सॉरी। ठीक है ना। इतनी बात हो गई। सैंडर्स पर श्रद्धा गोली किसने चलाई? हाँ? भगत सिंह। ना। दांडी मार्च में जो सॉल्ट उठाया गांधी जी ने, ऐसा करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा, ऐसा किस आंदोलन के अंतर्गत किया? इट वाज विच मूवमेंट? सॉल्ट लॉ मूवमेंट। डांडी मार्च। दांडी मार्च कौन से मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, आगे देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट मार्च में गांधी जी के साथ और कौन एक लेडी गई? सरोजिनी नायडू। ओके, अब आगे देखिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट का फोटो बना हुआ 1942, ऑन कर दीजिएगा। दैट इज 1942 क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया movement. Though Britishers have promised that they will give us independence if we cooperate them in World War II, however they have denied, they have refuted their promise. उन्होंने अपने वादे से इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो काउंसिल की सीट्स थी कांग्रेस ने उससे इस्तीफा दे दिया। वैसे वो काउंसिल में अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसने प्रोविंस से इस्तीफा दे दिया सब, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद क्या हुआ, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में कूद पड़े। अच्छा, गांधी जी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट इन मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द ब्रिटिशर्स मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। तो इसमें इन्होंने गांधी जी से क्या बोला, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। गांधी जी हैज गिवन स्लोगन डू और डाई।
यानी करो या मरो इसके लिए। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुमको जाना ही होगा, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड, communication and symbol of state authority were attacked all over the country. In many areas the people set up their own government. लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली और ब्रिटिश की बात मानने से इनकार कर दिया। The first response of the British, इन्होंने क्या किया, 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया और 1,000 लोगों को मारा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स killed 1,000 people and arrested 90,000 people. ये हो गया। Towards independence and partition, ultimately 1940 में तो मुस्लिम लीग ने एक अपना अलग ही स्लोगन दे दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। उसने कहा कि ये नॉर्थ वेस्ट है, उसने कहा कि हमको, मुस्लिम लीग ने बोला कि हमको अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए, हमें जहां पर सिर्फ मुस्लिमों का ही शासन हो। ये तो इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट उसने यहाँ पर डिमांड की थी। और ईस्टर्न स्टेट, दिस इज ईस्टर्न स्टेट्स मांगी उसने कुछ, जिसमें कि इसको ये हिस्सा दिया गया। और ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मांगी। ऐसा उसने कब मांगा, अभी भारत आजाद नहीं हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि तो हमें इनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा इससे अच्छा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करो, या आपस में ही लड़ते रहे, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा उसने 3 जगहों पे किया, एक उसने इजराइल में भी किया, इजराइल और फिलिस्तीन के टुकड़े कर दिए, और एक और जगह किया था, वो अभी हम देख के बताएंगे। 3 जगहों पे वो उसने छोड़ा और तीनों ही जगह डिवाइड करके छोड़ा, और वो झगड़े इजराइल और फिलिस्तीन के आज तक नहीं सुलझ पाए। डिवाइड किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने कहा भाई आप लोगों में एथनिक डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, तो आपको डिवाइड होना पड़ेगा। तो मतलब वहाँ ब्रिटिशर्स जो फॉरेन में बैठे हुए थे या फिर इंडिया में बैठे हुए वाले डिसाइड करने वाला? वहीं लंदन से होता था सब कुछ, एलिजाबेथ का। जो सेकंड लाइन लिखा वो 1943। तो अब जरा देखिए, हाँ ये काम हुआ ये कब हुआ, 1943 में इतने लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर किया गया, मतलब ये मूवमेंट 1 साल चला तो उसमें सब किया। अब देखिए, मुस्लिम लीग हैज डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लीग हैज फॉर उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को दमे की बीमारी थी, और जो उनका डॉक्टर चेक कर रहा था उसने बोला तुम 6 महीने के अंदर मर जाओगे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी, उसको मोटा पैसा दिया गया। अगर यहाँ के लीडर्स को पता होता ये जिन्ना मर जाने वाला है 6 महीने के अंदर, तो देश कभी भी बढ़ता नहीं। बोले इसकी तो थोड़ा और हम डिले कर लेते अपने इंडिपेंडेंस को, क्योंकि अदर कोई लीडर था ही नहीं। और भी जो थे अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग विरोध कर रहे थे, और वही मुस्लिम लीग में सिर्फ वही एक मात्र ऊंचा लीडर था जो क्या कह रहा था कि हमको या तो प्राइम मिनिस्टरशिप दो। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे, अब वैसे भी उसका आधार नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का खुद का कोई आधार नहीं था, वो तो वल्लभ भाई पटेल और ये सब लोग थे, उनका काफ़ी था, उन्होंने क्विट कर दिया तो गांधी जी के सपोर्ट की वजह से मिला। अब मोहम्मद अली जिन्ना फिर 6 महीने बाद मर भी गए, लेकिन उनकी मरने पर दुर्दशा हुई मालूम है, अभी हम आपको दिखाएंगे। जब उनका आखिरी समय था, बिल्कुल वो मिलिट्री की गाड़ी से उबड़ खाबड़ रोड पे उनके इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ 2.5 घंटे में एयरपोर्ट से वो पहुंचे और रास्ते में ही मर गए। उनकी वाइफ उनके साथ थी, फोन मिला रहे थे, कोई उठा ही नहीं रहा था, सिर्फ इस बेसिस पर क्योंकि वो शिया थे और पाकिस्तान सुन्नी बाहुल। अभी भी तो लड़ाई सर, चलती दबे है। की अभी भी शिया सुन्नी की लड़ाई चलती है। वो शिया थे, इतना भेदभाव, इवन उनको जो दफनाया गया तो सबके सामने सुन्नी पद्धति से दफनाया, इतना कि अगर शिया पद्धति से दफनाएंगे तो लोग क्या बवाल न कर दें, जबकि उन्हीं के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। सर ये दबे की बीमारी क्या है? दमे का मतलब ऐसे
मुझे पाकिस्तान चाहिए, ऐसे करना, ये चीज थी। लेकिन वो फिर मर ही गया 6 महीने बाद। लोगों को पता है अस्थमाटिक डिसीज थी उसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन था। अभी भी जिसने अभी हमने आपको थोड़ी दिन पहले मुजीबुर रहमान की बात बताई थी, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान शिया था और कल उसके घर को तोड़ा गया, वहां जिसमें 16 लोग मर गए थे, उसको वहां बंग बंधु कहा जाता है, दैट इज फादर ऑफ बांग्लादेश। उसने वहां आजादी दिलाई, उसी की पहले मूर्तियां तोड़ी वहीं के लोगों ने। पता नहीं अब रिलीजन में भी कई तरीके के वो पंथ होते हैं ना, उसका कैसा जुनून है। तुम्हारे देश की जो हिस्ट्री का सबको सम्मान करना चाहिए। अगर तुम गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, भगत सिंह का, तो तुम्हारा खुद का भी सम्मान नहीं है, क्योंकि योर हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स यू। अगर भारत में रह रहे हो और तुम सोचो अरे फालतू लोग थे, सभी फालतू थे, तो इसका मतलब है तुम भी फालतू, तुम्हारी कोई संस्कृति ही नहीं है। अगर तुम अपने देश के बहुत ऊंचे ऊंचे संतों का, बुद्ध का, महावीर का, जो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का, अपनी संस्कृति का सम्मान कर सकते हो। और ये बांग्लादेश के कैसे लोग हैं जो अपने बंग बंधु यानी फादर ऑफ बांग्लादेश का ही घर तोड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा कल्चर नहीं किसी देश के लिए। समझ में आई बात की नहीं? तो योर एथनिक जो भी पर्सनालिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, इट कम्स फ्रॉम योर फोर फादर्स। उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। न पाकिस्तान ने जिन्ना का सम्मान किया और न बांग्लादेश ने मुजीबुर रहमान का सम्मान किया। खैर भारतीयों में अभी ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी भी जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स के लीडर हैं, उनके लिए हमारी आंखें झुक जाती हैं, उनको नमन करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? चलो, इसके लिए वर्ल्ड वाइड कंडम हुआ है बांग्लादेश का कि कैसे लोग हैं, कैसी यहाँ की पॉपुलेशन है जो अपने ही लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं, सिर्फ इसलिए रेस की वजह से, सिया सुन्नी देखी। ये कोई बात होती है? किसी ने तुम्हारे लिए जान दे दी और तुम ऐसा कर रहे हो। ना हो। हमारे यहाँ कुछ लीडर्स ने, उन्होंने बोला कि ये सब जो हो रहा है ये इंडिया कर रहा है। तो फिर हमारे लीडर जयशंकर प्रसाद ने बोला चिंता मत करो, तुम अपनी ही मौत मरोगे जिस रास्ते जा रहे हो। यू विल डाई योर ओन डेथ। We are nowhere to interfere you and we are not also interested to interfere. हम तुम्हारे काम में हस्तक्षेप वैसे भी नहीं करने वाले हैं। एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी थी और पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति हमसे ज्यादा कमाता था, लेकिन ये लोग रेसिज्म और रिलीजन में ऐसा फंसे कि खुद को ही डाउनफॉल कर दिया। तो क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ की, इसको नदियों का देश कहा जाता है। 70 नदियां जाती हैं बांग्लादेश में। सोचो कैसे, और धान ऐसी लहलाती है, धान की कोई कमी नहीं है, चावल की, मछली, डेल्टाई रीजन है, पूरा डेल्टाई रीजन, कितनी मछलियां, मछली और चावल से भरा है। और इसके अलावा जूट में नंबर 1 था, जो कपड़ा उद्योग है ना। लेकिन रिलीजन में ऐसा फंसे कि इस समय बस 3-4 महीने का और बांग्लादेश में, फिर ये फेल्ड नेशन की स्टेट में आ जाए। नाउ जो पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन है, बहुत बड़ी पॉलिसी है। जैसे हमारे इंडिया ने सभी को एकोमोडेट किया, तो वो चीज जरूरी है। अगर डाइवर्सिटी है तो एकोमोडेशन होना ही चाहिए। बाकी की बात देखो कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग ने क्या बोल दिया है कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट दिया जाना चाहिए, सही है। और सुभाष चंद्र आईएनए के बारे में आप क्या जानती हो? बगल में लिखा हुआ है, बताओ। आईएनए से क्या समझती हो बताओ? इंडियन नेशनल। यस, तो इनके बारे में भी बात कर लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने इनको रिस्पेक्ट किया था। 1941 में इन्होंने क्या बनाया? आजाद हिंद फौज का दूसरा नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। सो सुभाष चंद्र बोस वैसे तो शुरू से ही अपने ग्रुप में थे, लेकिन बाद में ये गरम दल में आ गए, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बोले हमको तो अब लड़ना है, हमें भगत सिंह का रास्ता पसंद आ गया है, हम भी उसी रास्ते में जाएंगे और अब हम अपनी फौज बनाएंगे। इन्होंने 10,000 सैनिकों की फौज बनाई। ये म्यांमार में बनाई, इंडिया में नहीं बनाई। इंडिया में बना ही नहीं सकते थे, क्या ब्रिटिशर्स ऐसा करने देते? लेकिन उनको यहाँ एंट्री करने से रोक दिया और वो बिना लड़े ही मार दिए गए। और फिर बाद में ये अनाउंस कर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो हमारे साथ रुके हैं, उनको भी संदेहास्पद स्थिति में मार डाला। ऐसा कांग्रेस के अभी तक बोला जाता है, कांग्रेस ने किया। सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस, तुम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे जाके यस सर। और उनसे बोला अंग्रेजों को हराओ? हिटलर कोई वायलेंट आदमी था। अब किस तरीके से मिले ये अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी ना। एक वायलेंट व्यक्ति से मिलो जो नरसंहार में जिसने 90 लाख लोगों का जीव का हत्या करवा दी, उससे तुम सहयोग मांगोगे, ये अच्छी बात है क्या? मुझे तो ये अच्छी लगता। तो सुभाष चंद्र बोस तो नकली हिटलर पहले उनसे मिलने आया तो वो पहचान गए कि नकली हिटलर है, फिर तो हिटलर असली नहीं, है। फिर असली है ना। सुभाष चंद्र बोस जो इनको भी एक बहुत ऊंचा नाम दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस की भी इन्होंने सेवा की। तो इन्होंने क्या किया बताइए? सर, वो जो- सीक्रेटली लेफ्ट हिज कलकत्ता होम, वो सिंगापुर गए, जर्मनी, देखो लिखा भी है जर्मनी गए, पढ़ो, जर्मनी गए एंड रेज्ड आजाद हिंद फौज। इन्होंने एक फौज बनाई। तो सर उन्होंने फौज बनाई, उसके बाद वो फौज ऐसी ही मर गई। वो फौज डिसमेंटल हो गई। जब तुम किसी को भी सैलरी नहीं दोगे तो क्या वो फौज रहेगी? एक महीने की ना मिले, जब आज यही मर गए तो फिर क्या हुआ? आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका दूसरा नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी। नेशनल आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ कितने आदमी थे? 10,000 सैनिक। सर अगर ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 अगर हार जाती तो तब तो आज़ाद करना ही पड़ता फिर हम। अरे वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटिश की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि उनको यहाँ के 1000 लोगों को वेतन देना मुश्किल हो गया, यहाँ भेजना। क्योंकि कोई भी देश जब एक बहुत बड़ी 6 साल की लड़ाई लड़ता है, ब्रिटिशर्स की हालत इतनी खराब हो गई, ना कि ब्रिटिशर्स की, सारे यूरोपियन कंट्रीज की। अमेरिका भी लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन अमेरिका दूर था, उसके ऊपर कोई बम गिरा क्या? तो इसलिए दोनों ही वर्ल्ड वार में सिर्फ फायदा किसको हुआ? अमेरिका। वो पूरे समय 1 साल के लिए बस लास्ट में आता था जिताने के लिए। पूरे समय वो वेपन बनाता था, कपड़े बनाता था, जूते और बेचता रहता था, समझो पूरा बिजनेसमैन बन गया था। और वर्ल्ड वार 2 के बाद सारे ब्रिटिश नेशंस उसके कदमों में आ गिरे। अमेरिका आज ये पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको हाँकता है, जैसे घोड़े हाँके जाते हैं ना। नाटो कंट्रीज का सरदार आज भी अमेरिका है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई भी यूरोपियन कंट्रीज उठ नहीं सके, न जर्मनी, न फ्रांस, न ब्रिटेन। और इतने बुरे हुए, कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद इनकी ब्रिटेन की कमर टूट गई, वो खुद ही देश के छोड़ के चले गए। ये मूवमेंट ना भी होता तब भी उन्हें छोड़ना ही पड़ता, लेकिन अब क्रेडिट दिया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं हर बार कि आखिर कितने लोग थे गांधी जी के साथ? लोग 38 करोड़ 38 करोड़ बोल रहे हैं, किस मूवमेंट पे कितने लोग थे? तो ये भी बात सही है, लेकिन जिसको देना होता है, कांग्रेस को इससे फायदा हुआ तो कांग्रेस ने गांधी जी का नाम बहुत ऊंचा किया। जो उनके पार्टी के थे उनका खूब नाम लिया गया, उनके नाम के नोट छप गए, उनके नाम का सब कुछ हो गया। और जो उनकी पार्टी के नहीं थे, जैसे बहुत सारे थे, अंबेडकर, उनको ना भारत रत्न दिया गया, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसलिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए जो उनके लोग थे उनका इस्तेमाल किया, बस यही बात। गांधी जी को दिया गया। गांधी जी को देने की क्या जरूरत है? वो तो भारत रत्न से बहुत ऊपर थे, उनको राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया। फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को भारत रत्न दिया नहीं गया, वो बहुत ऊंची शख्सियत है, तो उनको इसलिए फादर ऑफ नेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा टाइटल है। अब जरा देखिए, एक तो ये बात हो गई, इन्होंने बनाया। आगे की बात देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया बताइए? टू फ्री इंडिया इन 1944 INA ट्राइड टू इंटर इंडिया। 1944 में ये इंडिया घुसने की कोशिश किए, लेकिन घुस नहीं पाए। ज्यादातर लोगों को जेल हो गई और कुछ लोगों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। बात समझ में आ गई? आगे देखो, पूछो क्या पूछते वालिश? रेस्ट के बाद क्या लिखा है? रेज्ड किया है उसने आजाद हिंद फौज। उसने इतनी आजाद हिंद फौज की रचना की। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर दिखाया गया है, द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाई डिड द लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट्स फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट? उन्होंने कहा हमें ऑटोनोमस अरेंजमेंट चाहिए। ऑटोनोमस अरेंजमेंट का मतलब है कि जिसको कौन संभालेंगे, जो मुस्लिम जहाँ रहते हैं उनको कौन से लीडर संभालेंगे? मुस्लिम लीडर्स। समझ में आया? ये नहीं कहा गया कि जहां जो जिसको चुन ले उसे वही संभाले। उसने कहा मुस्लिम जहां है उनको कौन लीडर संभालेंगे? मुस्लिम।
From late 1930 the league began viewing the Muslims as the separate nation from the Hindus. और 1930 के बाद देखो 30 के बाद से उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम है उनको मुस्लिम ने बोला कि हमारा सेपरेट नेशन। 30 के बाद से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारा अलग राष्ट्र। और ये 40 तक ये डिमांड थी। ये बात एक और भी है कि उन्होंने हमेशा खिलाफत आंदोलन ही लड़ा था। उन्होंने न सविनय अवज्ञा आंदोलन लड़ा, न नॉन कॉपरेशन लड़ा, न इसके अलावा क्विट इंडिया। उन्होंने सिर्फ अपने उस खलीफा के लिए लड़ा जो कहां पर बैठा हुआ था, तुर्क में, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। आगे देखो मौलाना आजाद के बारे में देखो, हमारे पहले शिक्षा मंत्री। अगले पेज पे देखो, मौलाना आजाद देख रहे हो, इनके बारे में देखो। आजाद was born in Mecca to a Bengali father. मक्का एक बहुत हॉलिस्टिक प्लेस है, तुमको मालूम है मक्का मदीना? यस सर। चलिए ना, इसके बारे में अमिताभ बच्चन ने गाना भी गाया है, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना और नहीं मेरी किस्मत में एक मदीना, मदीने वालों को मेरा सलाम कहे। खुली पिक्चर। तो वो कहाँ जन्मे थे बताओ? मक्का में। वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, आजाद वाद स्कॉलर, वो इस्लाम के स्कॉलर थे और उन्होंने वहादत दीन, द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सभी धर्म के लोग एक हैं, आजाद ने बोला। और एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो हमेशा गांधीयन मूवमेंट में गांधी जी के साथ थे, वो कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं रहे। अगला देखो, अगला चित्र देखो, फिगर नंबर 17, किसके बारे में है? तृप्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को आप कैसे जानती हैं? गांधी जी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में उन्होंने बोला कि गांधी जी जिन्ना से बात करने तो जा रहे हो 1944 में, लेकिन जिन्ना की बात मत मानना, भारत माँ के टुकड़े हो जाएंगे। राजगोपालाचारी जी ने क्या इन्हें चेतावनी दी कि जिन्ना की बात मत मानना। 3 लोग एक कमरे में बात कर रहे थे, वो 3 लोग कौन कौन से थे बता सकती हो दिव्या? गांधी जी, जिन्ना, तीसरा व्यक्ति कौन था? करेक्ट, ये बता दी जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत जानता थे क्योंकि यही 3 ही थे जो देश का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, इन्हीं को तो फायदा होना था, ठीक है कि नहीं? तो जैसा कि श्रेयस ने हम लोग को बताया कि नेहरू, जिन्ना और गांधी जी, ये तीनों की बंद कमरे में बात हुई और फिर बंद कमरे में से निकलने के बाद बोले गांधी जी क्षमा करना राजगोपाली जी, न नेहरू माना न जिन्ना, अब मुझे इनकी बात माननी। लोग इसका दोष किसको देते हैं? गांधी जी को। गांधी जी इन दोनों शख्सियत से बहुत ऊपर थे। अगर ये चाहते तो इन्होंने जिद से किसको झुकाया था? अंग्रेजों को झुका दिया था। चाहते तो दोनों को मनवा देते, चाहते तो, लेकिन पता नहीं कैसी नेहरू ने इनको घुट्टी पिलाई थी और ये, ठीक है, यही थे। और ये भी कहा जाता है जो हमारे इतिहास में कि नेहरू और जिन्ना एक ही बाप के दोनों बेटे थे और ये गांधी जी चाहते थे कि दोनों को राज, क्योंकि जो ये नेहरू थे ये मुस्लिम ओरिजिन के, इन्होंने अपना टाइटल जब वहां से भागे छिपाने के लिए अपना नाम पहले नेहरू रखा, फिर गांधी जी का नाम ले लिया। एक ही बाप के बेटे। हाँ, आप देखो यूट्यूब में देखो, बहुत चैनल है, उसके बड़े प्रूफ मिल जाए। एक ही बाप के 2 बेटे थे, दोनों ही मुस्लिम ओरिजिन के थे, लेकिन इन्हें हिंदुस्तान में राज करना था तो इन्होंने अपना नाम हिंदू फैमिली से, ये नहर के किनारे रहते थे इसलिए इन्होंने अपना नाम नेहरू रख लिया और नेहरू से नेहरू हो गया। फिर बाद में इन्हें लगा कि गांधी जी का तो अच्छी पॉपुलैरिटी है तो फिर इन्होंने गांधी टाइटल। अगर तुम अभी भी देखो तो मैं अभी आपको इसमें दिखा दूं, जो राहुल गांधी है उनका चेहरा जो है क्वात्रोची से मिलता है, जो सोनिया गांधी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जब राहुल गांधी की डेथ हुई तो राजीव गांधी की, तो सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी का डीएनए देने से मना कर दिया। बहुत बड़े बड़े राज हैं। समझ गया? नहीं समझ आई? समझ गया सर। जो राहुल गांधी हैं उनका डीएनए और उनका चेहरा अपने पिता से नहीं मिलता है, जबकि सोनिया गांधी के बॉयफ्रेंड से मिलता है। समझ गए। अब देख लेना चित्र में, क्वात्रोची का चित्र देख लेना, दोनों के चित्र, नहीं तो यहाँ सब है, YouTube में सब कुछ है। इंदिरा गांधी के जो 10 प्रेमी थे उसमें सबसे अधिक अच्छा प्रेमी फिरोज गांधी था, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और वो जवाहरलाल नेहरू से वे तंग आ गए थे
कौन तंग आ गई थी? इंदिरा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू इतने आशिक मिजाज थे कि उनकी 13 साल की बेटियां उनसे तंग आ गई। किसी को नहीं छोड़ा, ना सरोजिनी नायडू ना किसी को। अरे यार, जबकि सरोजिनी नायडू देखने में भी कैसे, उनकी बेटी 13 साल की बेटी थी इंदिरा गांधी, वो अपने पिता के इन सब चीजों से तंग आ गई। समझ में आई? जब संजय गांधी किसके लड़के थे? इंदिरा गांधी के। उन्होंने भरी सभा में इंदिरा गांधी को एक थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने संजय गांधी अगले दिन प्लेन क्रैश करा दिया। वाह, खुद के बेटे को मरवा दिया क्योंकि उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ क्यों मारा? और यही संजय गांधी इतना बदमिजाज आदमी था, उसने जयपुर की राजकुमारी के कंधे पे हाथ रखा बदतमीजी के साथ, तो उसने हाथ झटक दिया। उसने आके पूरा महल तोड़वाया, उनका किला तोड़वाया, और इतने ट्रक गए 9 दिन तक राजमार्ग बन रहा, सारा सोना चांदी जयपुर की राजकुमारी का दिल्ली पहुंचा दिया। और कहाँ गया पता भी नहीं चला। रानी किधर गई? रानी का पता नहीं चला, लेकिन उसने महल सब तोड़वा दिया। कोई वहां पर लीगल चीज नहीं चल रही थी गांधी परिवार का। तो तुम समझ जाओ कि यूरोपियंस कैसे हैं। सोनिया गांधी ने अपने बेटे के लिए इंडियंस का ब्लड नहीं लिया, क्वात्रोची का ब्लड लिया। सोनिया गांधी अपना जो बेटा पैदा किया है राहुल गांधी, उसमें राजीव गांधी का कुछ है ही नहीं। कैसे लोग हैं अब? लेकिन ये आधा हिंदुस्तान तो जानता ही, आप लोगों में से आधे लोग जानते होंगे, आधे नहीं जानते होंगे। चलो, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना। अब हम आगे की बात देखें। From late 1990 the league began viewing the Muslim as a separate nation. 1930 से लीग ने क्या देखा कि अब भारत एक अलग आजाद देश। अगले में क्वात्रोची ने, ये क्वात्रोची की कहाँ बात आ गई? राजगोपालाचारी ने क्या बताया गांधी जी को जब वो जा रहे थे? बताओ बात करने। श्रेयस आप ही बता सकते हो, ये करेक्ट कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं इनकी बात माना, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया श्रेयस ने कि जो जिन्ना कहे उस बात को मत माना, जबकि पानी पी रहे थे तब भी कितने ध्यान से सुने। अब आगे देखो, दैट इज यहाँ जब ये मुझे बताओ भारत आजाद हो गया तो यही राजगोपालाचारी क्या बने बताओ? वहीं पढ़ के बता दो जहाँ बता इंडियन गवर्नर जनरल। वो चले गए, पहले उनके गवर्नर जनरल होते थे, फिर वायसराय हुए, और जब इंडिया आजाद हुआ लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन थे, बताया तुमको। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुए? राजगोपालाचारी। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट होने लगे जब हमारा संविधान बन गया, 3 साल तक यही गवर्नर जनरल रहे। लास्ट लाइन तुमसे पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपाल। ये देखो इन्होंने पूरा नाम भी बता दिया। क्या तुम्हारी किताब में ऐसा कोई चित्र है जिसमें जिन्ना और गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं? फिगर 20 सर। ठीक है, फिगर 19 उसके पहले देखो, सरदार वल्लभ भाई प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन नेगोशिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस। 45 से 47 तक अंग्रेजों ने यानी माउंटबेटन ने, उनका लास्ट वायसराय था ना, नेगोशिएशन किया, और उन सभी मीटिंग्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि खुद अहमदाबाद गुजरात के थे, कभी जाना तो इनका बहुत बड़ा संग्रहालय है, म्यूजियम में देखना। इन्होंने हमारी 567 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया। अंग्रेजों ने कहा भाई हम इंडिया बना के नहीं जाएंगे, झांसी को दे के जाएंगे, भोपाल को, जयपुर की रानी को दे के जाएंगे। उन्होंने कहा भारत नहीं है ये कोई, ये उन्होंने 567 स्टेट्स में इसे तोड़ा। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया बताइए? इनके पास उस समय जो भारत की थोड़ी बहुत सेना थी, जिसमें भारतीय सिपाही थे, अंग्रेज छड़े गए, तो बताओ जो सेना वो थी वो क्या हिंदुस्तानी थी? जिन्होंने जलियांवाला बाग में मारा, क्या वे भी हिंदुस्तानी सिपाही थे? वो सभी सिपाही अब किसको दे दिए गए? जो सेंटर में कुछ नॉर्दर्न स्टेट थे वो एक मान लिए गए। तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हर राजा के पास गए, यहाँ के जोधपुर के भी राजा के पास आए, सबके पास, और बोला इसको साइन करो, तुम्हारा भारत में विलय होगा। तो सबसे किया। जिन 3 लोगों ने नहीं किया उसमें कौन कौन से थे? जैसे हैदराबाद की निजाम। विलय का मतलब यू साइन हियर दैट यू एग्री टू डिसॉल्व इन इंडिया, यू आर ए पार्ट ऑफ इंडिया, यू लीव योर प्रिंसहुडशिप। लेकिन जो नहीं किया उनके निजाम के चारों तरफ सेना खड़ी कर दी, बोला करते हो कि आक्रमण कर रहा हूं तुम्हारे यहाँ। हालत पतली कर दी, 2 दिन में सबने इधर उधर ने कर दिया।
ऐसे ही राजा हरि सिंह कहाँ के थे बोलो? कश्मीर के थे। तो राजा हरि सिंह ने बोला हम तो भाई ना उधर जाएंगे पाकिस्तान में ना इधर जाएंगे। तो पाकिस्तान में वहां पर कबायलियों ने, वहां के लोगों ने वो एक तरीके का प्रॉक्सी बात करता है, सीधा आक्रमण नहीं करता है, अपने लोगों से करवाता है। इनकी राजा हरि सिंह की हालत पतली हो गई है, दौड़े दौड़े आए। तो वहां पर नेहरू ने बोला पटेल तुम रुको, ये तो मैं मैनेज करूंगा। और ये ऐसा मैनेज किए, धारा 370 भी लगा दी जवाहरलाल नेहरू। और जहाँ उन्होंने 567 स्टेट को अच्छी तरह से उन्होंने कहा हम तुमको विशेष सुविधा देंगे, अलग झंडा देंगे और अलग आजम कश्मीर देंगे। हमारा भी प्रधानमंत्री होगा, तुम्हारा भी प्रधानमंत्री होगा, 2 प्रधानमंत्री होगा, तुम्हारा भी संविधान होगा। एक कश्मीर को अलग ही स्टेटस दे दिया और तब से वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो पाया, वो मोदी के आने के बाद हो पाया। नहीं तो 2 संविधान चल रहा और 2 प्रधान। बोलो, अब उसको ऐसी औकात दिखाई कि तुम यूनियन टेरिटरी के अंदर में रहोगे। अब वो स्टेटहुडशिप के लिए धीरे धीरे मिल जाएगी, लेकिन ये जो थे ना नेहरू किसी तरीके के काबिल आदमी नहीं थे। मतलब ये ऐसा पागल नहीं बोलते, ये बोल सकते हो कि गजब के पियक्कर थे। उससे हमें ज्यादा वो आप ये समझिए कि जो वहाँ का पानी आता था कश्मीर से इनके लिए पीने, कौन सा पानी था? आबे जमजम टाइप ही पानी था। आबे जमजम वो एक अलग से पानी का स्रोत है, वहां से इनके लिए हेलीकॉप्टर में पानी आता। पानी तो बहुत अच्छा है, वो शालीमार बाग का पानी है, वहां से पानी पी के देखो, वहां मजा है। अब तो प्रीमियम वाटर कश्मीर का पानी है, शालीमार बाग में है, इतना बढ़िया पानी, लेकिन वो मंगाते थे। अब हम आगे की बात देखें। तुम्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब कुछ पता चल गया कि इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया बताइए? फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, पटेल सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये प्रेसिडेंट भी बने। क्या तुम्हें इस बात की दिव्या जानकारी है कि यही भारत के पहले गृह मंत्री बने थे? गृह मंत्री का काम ही यही होता है, सभी अलग अलग सूबों को मिलाकर एक देश बनाना। जैसे अमित शाह है जो ना आज, वही है। यहाँ जिन्ना के बारे में तुम क्या जानते हो? यहाँ क्या लिखा, जरा पढ़ो। मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी 44 में बॉम्बे में मिले, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अंटिल 20 तक ये दोनों एम्बेसडर थे, दोनों ही एकता की बात करते थे। क्योंकि 20 में क्या था बताओ? खिलाफत आंदोलन था और दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों एक साथ चले थे, तब तक इन्होंने उसकी बात की। फिर he reorganized the Muslim League 34 में इन्होंने फिर से and became the major spokesperson for the demand of Pakistan। और पाकिस्तान की आवाज उठाने वाले सबसे बुलंद व्यक्ति कौन थे? जिन्ना। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ये जो है इनकी वजह से अलग हुआ। जैसे एक माँ के 2 बेटों का बंटवारा हो जाता है, दोनों बेटों को माँ प्यार से पालती है, तो सबसे ज्यादा दुख देशवासियों को या माँ को होता है। वैसे समझिए भारत माँ को इस बात का दुख हुआ, और वो बेटे अलग ही नहीं हुए, वे आज तक लड़ भी रहे हैं और 3 बार लड़ चुके। अगर ये दोनों एक होते तो भारत आज कहाँ होता? क्रिकेट हर जगह हम प्रॉस्पेरिटी कर रहे हैं, क्रिकेट में ही नहीं हर जगह ऊंचे होते। अपने पोटेंशियल को हमने जो लड़ने में खर्च किया, वो हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? तो इन्होंने अपने, जबकि इनको दमे की बीमारी थी, पता नहीं इनके मन में क्या था। जवाहरलाल नेहरू, अगले चित्र में देखिए, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी साथ बैठे हुए। महात्मा गांधी बिफोर द बॉम्बे सेशन, गांधी जी डिसाइपल, उनको शिष्य कहा जाता है, गांधी जी का शिष्य। जैसे अन्ना हजारे बहुत बड़े थे और उनका शिष्य केजरीवाल घूसखोर निकला, भ्रष्टाचारी निकला, वैसे गांधी जी बहुत अच्छे थे लेकिन उनका शिष्य जवाहर निकला। ठीक है। ज्योति जवाहर पर सुनिए, ज्योति जवाहर, एक इनके ऊपर बहुत अच्छा शास्त्र लिखा गया है, किनके ऊपर? जवाहरलाल नेहरू पर, कि जब लगा देखने मानचित्र, सुनिए इधर रिद्धि, जवाहरलाल नेहरू पे लिखा गया है, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, और जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभरा। ये जवाहरलाल नेहरू, तुमको देखते हैं तो भारत नजर आता, भारत देखते हैं तो तुम नजर आते। पुरानी बुक
ये लिखा गया है, इन लोगों ने पैसा दिया कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखो, तो वो लिखा गया और क्लास 8 की बुक में चलवाया गया। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरी इतनी मोटी किताब लिखी है, ज्योति जवाहर, जवाहर एक ज्योति किताब। सर नई बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है फोटो। अब देखिए, मोदी जी ने अच्छा वो हटा दिया। चलो क्या कौन सी? अब आगे देखिए, सारी बात क्या है यहाँ पे की गई। इस चित्र को पढ़ो, सुनो इधर। यस होगी जरूर, होगी जरूर, नहीं है? सर है है, पिछले है। पेज पे, है, पिछले सर। पिछले पेज पे। पिछले पेज पे है, ये चेक करो। यही तो करते हैं। सुनिए जरा, गांधी जी डिसाइपल कांग्रेस सोशलिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट, नेहरू वाज ए लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड फ्री इकोनॉमी एंड पॉलिसी। जब सरदार पटेल ने इनसे गांधी जी से पूछा कि मुझ में क्या कमी आप देखते हैं जो आप जवाहर को आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते थे गांधी जी कि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है और गजब शख्सियत का मालिक है, वो विदेशों में जाना पड़ता है, तो जब एक देश का नेता विदेशों में जाएगा तो अंग्रेजी बोलना ज़्यादा जरूरी, इसीलिए हम जवाहर को प्रधानमंत्री बनाते फिर तो मोदी बनते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा पहला प्रधानमंत्री बना, तुमको मालूम है, ये सुनिए इस बात को, जब पहला प्रधानमंत्री बना तो जो 44 के इलेक्शंस हुए थे, यानी प्री इंडिपेंडेंस, उसके आधार पर उन्हीं लोगों ने जिसको चुन लिया वही प्रधानमंत्री बन गया। फिर इसके बाद जब हमारे यहाँ 50 में इलेक्शन हुई, या आजाद देश के इलेक्शन हुए ना, फिर उन्होंने जवाहर को लोगों ने फिर चुन लिया। लेकिन जिस पहला प्रधानमंत्री बना था, उनमें से 16 प्रोविंस के मुख्यमंत्रियों ने किसे चुना था? पटेल ने, और एक ये थे, एक ने नेहरू को चुना। वो भी खुद समझ से, आ गया? वो भी खुद का वो भी खुद का वोट खुद गई हुई वो। एक बड़ा। चलो, कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। अभी आपको मैं दिखा दूं कि 72 वर्षीय जो मनमोहन सिंह है, वो 60 साल की सोनिया के चरणों में किस तरह से झुके, जबकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन फिर भी ना हो। अब ये देखिए, द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट। अब आगे की बात देखो, कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। 45 में क्या हुआ बताइए, एंड हो गया वहां का, कांग्रेस के नेता जेल में थे। ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन, तो अब ब्रिटिश वाइप ऑफ करना चाहती थी, उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वहां से यहाँ आके शासन कर सके। शासन करने के लिए भी तो पैसा देना पड़ता है, तो ब्रिटिश के पास इतना पैसा नहीं था। इन इलेक्शंस टू प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। ये लाइन इंपॉर्टेंट पढ़ो, 46 में फिर से इलेक्शंस हुए। 46 में, मैं अभी अमेंड कर दूंगा। कब इलेक्शन हुए थे बताओ? इसको अमेंड करो, कब हुए थे? 46 में। क्या कांग्रेस जीत गई? जरा पढ़ो क्या लिखा बुक में। British cabinet set a 3-member mission to Delhi for demand and sought a suitable Pakistan framework। तो यहाँ पर उसके बाद कांग्रेस ने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा क्या लिखा है, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने एक पैनल भेजा और बोला कि जितनी भी संपत्ति है वो सारी इंडिया और पाकिस्तान में बटेगी। इवन छोटी छोटी चीज, मेज, कुर्सी, पेन और पेन के ढक्कन, ये ढक्कन पाकिस्तान को दिया गया, पेन इंडिया को। ऐसा भी हुआ है, छोटी छोटी पिन का बंटवारा हुआ है। बोला जितने भी रेवेन्यू है 17% पाकिस्तान को दिए जाएंगे। जो पिन की डिब्बी होती है ना, उसमें 100 पिन है, तो गिन गिन के 17 पिन उसको दी गई, वहां भिजवाया गया। इसके लिए उस मेंबर को लोग झगड़ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, उनको कमरे में बंद कर दिया गया। बोला जब तक तुम लोग ये बंटवारा नहीं कर लोगे, कमरा खोलेंगे नहीं, नीचे थाली देंगे। 1 महीने तक छोटे छोटे चीजों का, पोस्ट ऑफिस का स्टैंप पेपर तक, यहाँ तक कि दोनों पे जो कर्जे थे भारत पे वो भी बांटे गए। 17% कर्जा उनको चुकाना था और बाकी जो बच रहा है 83% इनको चुकाना था। छोटी छोटी चीज का बंटवारा हुआ, जितना राजस्व होता है ना, रेवेन्यू, हर चीज का बंटवारा हुआ। सिपाहियों का भी बंटवारा हुआ। जो रॉयल एयरफोर्स थी, पहले इंडियन एयरफोर्स थोड़ी ना थी, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, तो जहाजों का भी बंटवारा हुआ, हर चीज का, एयरक्राफ्ट्स, हर चीज का बंटवारा। सिर्फ तुम ये ना सोचो कि लैंड का बंटवारा हुआ, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का बंटवारा हुआ है। अब देखिए, कई लोग विस्थापित हुए और कई लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम का इतना जबरदस्त दंगा हुआ। हमारे नाना, हम लोग तो नहीं मालूम है, लेकिन छोटी मेरी जो बड़ी सिस्टर वो जानती है, वो 17 मुसलमानों को मार कर आए।
नाना ने वो आगे चुप। और हमारे यहाँ के बहुत लोगों को भी मुसलमानों ने मारा, इतना ऐसा दंगा हुआ, सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, लोग मार रहे थे, पुलिस का कोई नामो निशान नहीं। वही लोग जो करीब 1 महीने पहले तक एक साथ निकलते थे झंडा लेके, वही एक दूसरे को मार। जिनके यहाँ दूध देने वाला आता है, दूध देने वाला जहाँ दूध देने जा रहा था मार डाल रहा था। दूध दिया था। ऐसी हालत हो गई। अब समझ जाइए कि क्या स्थिति, विभाजन ने ये कर दिया, विभाजन की कड़वाहट, इसको आप कह सकते हैं कि ये न मिटने वाला दुख है। देख लो, तुम्हारे अगले चित्र में दिखाया गया सब कुछ। दैट इज रिफ्यूजीज गैदर नियर न्यू दिल्ली शट ऑफ। पाकिस्तान से लोग भाग भाग के आए, उनको कहाँ रुकाया गया? पहले न्यू दिल्ली एक बहुत बड़ा समझो शेल्टर, शरणार्थी शिविर बन गया। उन्होंने क्या लिया, कैसे किया, और उसके बाद आफ्टर द फेल्योर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। मिशन कैबिनेट हुई, बैठक हुई, फेल हो गई, तो इन्होंने बोला हम रेफरेंडम कराएंगे। किसने बोला? जिन्ना ने। तो ब्रिटिश ने कहा हाँ कराओ, देखो कौन तुम्हारी तरफ है, जो तुम्हें पाकिस्तान बोलेगा हम तुमको दे देंगे। तो जिन जिन जगहों ने बोला हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो सब कुछ दे दिए गए सब। अच्छा, इस सेक्शन को तुम क्या कहते हो? जब जिन्ना ने बोला कि देखो ब्रिटिश मेरी बात नहीं मान रहे, गांधी जी भी नहीं मान रहे, जनता तुम लोग डिसाइड करो। उस दिन का नाम सबको पता है, आप में से बहुत ज्यादा लोगों को पता है, डायरेक्ट एक्शन डे। लोग सड़कों पर उतर आए पाकिस्तान का चांद तारा का झंडा लेकर और बोले हमें पाकिस्तान चाहिए। तो ब्रिटिश तो इसी मौके की तलाश में ही थे। ब्रिटिश ने तो 3 जगह यही किया। ब्रिटिश ने इजराइल फिलिस्तीन में यही किया, ब्रिटिश ने कुवैत और इराक में यही किया, ब्रिटिश ने इंडिया और पाकिस्तान में यही किया, क्योंकि ब्रिटिश की फंडामेंटल पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो वो इसी तलाश में थे। क्या पता उन्होंने जिन्ना को कुछ और पैसे दिए हो कि तुम ऐसा करो, तो जिन्ना उनकी तरफ से खेल रहे, तो उनको भी मिलने वाली थी अच्छी सी। तो अब हम लिख देंगे व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन डे। जब कहीं इंटरव्यू देने जाओगे इस वर्ड को मत भूलना, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जबकि पूछा बहुत जगह जाता है। देखो इस चीज को 16 अगस्त 1946 को क्या कहा गया? मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी बहुत बड़े केक करते हैं। सिगरेट, सिगार, इनका सिगार लंदन से आता था, लंदन। ये यहाँ का सिगार नहीं पीते थे, और एक सिगार से दूसरा सिगार जला लेते थे पीने से। ये चेन स्मोकर, ये नहीं कि बुझ गया तो छोड़ दें, बुझने से पहले उससे दूसरा जलाएंगे, फिर उसको पियेंगे, फिर तीसरा जलाएंगे। पूरा दिन पीते ही रहते थे क्या? चेन स्मोकर थे, बता तो रहा हूँ। बस एक बार दिन में माचिस जलती थी, उसी से फिर सिगार जलती। तभी 6 महीने में मर गया। बता तो रहे। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या रेस की डिमांड? ठीक है, दोनों बेटे की डिमांडेड। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे तो हैरान करने वाले, लेकिन अनिकेत इसलिए ये सब दिखाते नहीं है, क्योंकि ये फिर सम्मान भी होता है ना लोगों का। दैट इज डिमांडेड डायरेक्ट एक्शन डे। इसको क्या कहते हैं? इट वॉज ए डे ऑफ मास एजिटेशन। इट वॉज A day of ऑफ मास एजिटेशन। इसमें लोग सड़कों पर उतर आए। ओके, फिर इसके बाद सेवरल डेज तक इसके बाद दंगे हुए, और नोवा खाली के दंगे उसमें सबसे ज्यादा। उस देखिए कलकत्ता में राइट्स, नाउ द हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्टेड। इसी के बाद क्या ये लोगों को पसंद आएगा कि इस तरीके से वो आ जाए हमें पाकिस्तान? तुम्हारे बगल ही में कोई आ जाए कहते हमें बंटवारा करो बंटवारा करो, तो दूसरे भाई तोड़ देंगे उसका मुंह, कहेंगे क्यों बंटवारे की बात कर रहे हो? किसी को अच्छा लगेगा अगर कोई एक तुम में से भाई निकल गया बंटवारा चाहिए, दूसरा भाई मुंह तोड़ देगा, तो फिर क्या हुआ? Then the Hindu Muslim rights started. ये बात हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू देयर होम्स। कई लोग कहाँ चले गए?
बोल दिए गए। कई लोग सोचे पाकिस्तान है, जिन्ना है, वहाँ अच्छा भविष्य मिलेगा, घर छोड़ छोड़ के चले गए। नहीं, जो लोग अपनी जमीन छोड़ के गए उन्होंने अपनी जमीन वक्फ को दान कर दी। वक्फ का मतलब समझते हो? खुदा को, कि वो एक बोर्ड बन गया, बोले हम दान दे रहे हैं, ये खुदा की। आज वक्फ बोर्ड सबसे नंबर 1 पर हो गया है और उसमें 10 लाख किराएदार की पैसा लेता है, सब भ्रष्ट हैं जो देने वाले। इतना पैसा लेके वो क्या करेगा सोचो? टैक्स भी नहीं भरते उसका, कुछ नहीं, टैक्स कहीं कुछ नहीं। अब वो भी खत्म होने वाला है। अब इतनी बात हो गई। किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन्स को ब्रूटैलिटी सहनी पड़ी, लोग मार दिए गए, ठीक है। इस तरीके से दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज। वो कुछ वहां से भारत में आ गए। भारत के लोग कहाँ चले गए? बोलो, पाकिस्तान में। इतनी बात तुमको समझ में आ गई ना? अब आगे भी थोड़ी सी हम इसमें विभाजन की बात दिखा दें, फिर आगे चलें।